किरचॉफ के नियम पर आधारित हम एक क्वेश्चन और आज लेकर आए हैं। इससे पहले वाले दो भागों में हमारे पास दो एग्जाम्पल किरचॉफ के नियम पर आधारित कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारे पास किरचॉफ के नियम पर आधारित तीसरा क्वेश्चन है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 9 है, यानी 12th क्लास की जो फिजिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो किरचॉफ के नियम पर ही आधारित है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं इस कड़ी में। तो हमारे पास यहां पर भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज की संरचना दी गई है, जिसमें हमारे पास 5 प्रतिरोधक यहां पर लगे हुए हैं और इनके ऊपर प्रतिरोध के मान दिए गए हैं। एक रेजिस्टेंस जो है वो आपके यहां पर सेल के पास लगा हुआ है। तो टोटल इस सर्किट में 6 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। यहां पर जो सेल है उसकी वोल्टेज 10 है, यहां रेजिस्टेंस 10 ओम है, यहां पर 10 है, यहां पर 10 है और यहां पर 5 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रत्येक ब्रांच में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा। ऐसा ही क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल नंबर 3.7 किया था, जिसकी प्रत्येक ब्रांच में कितनी धारा का प्रवाह होगा उसका मान ज्ञात किया था हमने इससे पहले वाले भाग में। वहां सर्किट में धारा का विभाजन ऑलरेडी किया हुआ था, लेकिन यहां पर धारा का विभाजन नहीं किया हुआ है। तो इसका मतलब धारा हम अपने हिसाब से यहां पर सेट करेंगे। तो हमारे पास जो सर्किट है वहां पर आप ध्यान दीजिए कि यहां पर सेल लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि धारा का जो प्रवाह है वो सेल के टर्मिनल पॉजिटिव से निकलेगी और वो धारा मान ली हमने कितनी है, I है। तो यहां पर हमारे पास किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी लागू होगा, यानी संधि बिंदु पर आने वाले समस्त धाराओं का योग उस नोड पॉइंट से जाने वाली समस्त धाराओं के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो प्यारे दोस्तों आप यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां सेल से जो धारा आई जा रही है वो बिंदु ए पर पहुंचेगी और बिंदु ए जो है वो आपकी एक नोड पॉइंट बन जाता है, क्योंकि एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच इधर गई और एक ब्रांच ए बी वाली है। तो हमारे पास यहां पर धाराओं का विभाजन होगा। तो हमने यहां पर मान लिया कि ये जो आई धारा जा रही थी, माना कि हमारे पास 10 एम्पियर धारा यहां से जा रही है और 2 एम्पियर धारा यहां पर चली जाती है, तो शेष कितनी बचेगी, वो आएगी इस साइड में। और क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत धारा जो है वो तो एक अदिश राशि है, इसलिए वहां पर उनका जोड़ बाकी जो है वो आराम से हो जाता है। गणितीय संक्रियाओं के हिसाब से वहां पर कोई नियम नहीं लगता है। तो यहां पर जब धारा आई है तो मैं यहां पर इस शाखा से जाने वाली धारा का मान I1 मान लेता हूं, यानी ए बी ब्रांच से जाने वाली धारा जो है वो कितनी है, I1 है। क्लियर है। तो I यहां पर आई थी, I1 इस साइड में चलेगी, तो शेष इधर हमारे पास जो धारा आएगी वो धारा होगी I माइनस I1। क्लियर है। जैसे 10 था, 2 इधर चला गया, इधर कितना बचा 8। तो यहां पर I1 इस ब्रांच में जा रहा है, तो इस साइड में आ जाएगा हमारे पास I माइनस I1 और ये धारा D पॉइंट पर पहुंचेगी। क्लियर है। आगे बढ़िए, यहां पर हमारे पास B जो है वो वापस एक नोड पॉइंट है, क्योंकि देखिए यहां पर भी एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, 3 ब्रांच हमारे पास यहां पर बन रही है। यहां इस I1 धारा में से कुछ धारा इस रेजिस्टेंस में से होकर आ रही है और सपोज कीजिए कि हमने यहां पर मान लिया है IG धारा। वैसे इसमें गैल्वेनोमीटर नहीं लगा हुआ है कि हम IG दर्शाएं कि G का सिंबल हम यहां पर गैल्वेनोमीटर लेते हैं, तो गैल्वेनोमीटर नहीं है, लेकिन हम अपने इच्छा से कुछ भी दर्शा सकते हैं। तो हमने यहां पर I1 जो धारा इस ब्रांच से आ रही थी उसमें से कुछ धारा इस रेजिस्टेंस से होकर गुजर रही है, तो यहां पर यह धारा हमने IG मान ली है। तो अब हमारे पास इस ब्रांच में कितनी धारा जाएगी, I1 धारा B पॉइंट पर पहुंच रही थी, उसमें से IG इस साइड में चली गई, तो इस वाली ब्रांच में धारा जो होगी वो होगी I1 माइनस IG। तो यहां पर आ जाएगा I1 माइनस IG। तो BC जो ब्रांच है, इस BC ब्रांच में जो धारा है वो I1 माइनस IG होगा। क्लियर है। तो यहां D पॉइंट पर कितनी धारा पहुंच रही है, IG। तो यहां देखिए D पॉइंट पर 2 धाराएं आके पहुंच रही हैं और इस ब्रांच से धारा होकर निकलेगी। तो यहां पर 2 आ रही हैं, तो आने वाली धारा और जाने वाली धारा वो आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो आने वाली 2 धाराएं हैं, एक तो ये वाली और एक ये, और ये दोनों जुड़ेंगी और इस साइड में चली जाएंगी। तो इसमें से जाने वाली धारा कौन सी हुई, I माइनस I1, ये तो आ रही है यहां से,
और इधर से आ रही है IG। तो इसका मतलब यहां C पॉइंट पर एक तो ये धारा पहुंच रही है और C पॉइंट पर एक ये धारा पहुंच रही है, और यहां दोनों जुड़ेंगी और यहां पर बाहर निकलेंगी। अब इन दोनों का टोटल करके देख लीजिए, तो हमारे पास सेल से धारा कितनी थी, I, और आने भी I चाहिए। तो C पर पहुंचने वाली एक धारा तो हमारे पास में है I1 माइनस IG, और C पर पहुंच रही है इसलिए जुड़ेंगी, और एक धारा हमारे पास ये वाली है, तो I माइनस I1 प्लस में IG। देखिए हमारे पास IG से IG कैंसिल हो जाएगा, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, बच गया कितना, I। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल से जितनी धारा गुजरी थी उतनी धारा वापस आ जाती है। तो इसका मतलब धारा का बंटवारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। तो ये तो अब हमने धारा का बंटवारा कर लिया है। अब यहां पर ये पूछा गया कि प्रत्येक ब्रांच में से कितनी धारा गुजर रही है। तो इसका मतलब AB ब्रांच में तो धारा कितनी है, I1, AD ब्रांच में है I माइनस I1, BD ब्रांच में IG, इसमें I1 माइनस IG, I माइनस I1 प्लस IG, और इस वाली में से जाने वाली धारा कितनी है, I। तो हमें यहां पर एक तो मान ज्ञात करना है I1 का, एक मान ज्ञात करना है हमें IG का, और एक मान ज्ञात करना है हमें किसका, I का। ये तीन मान हमें ज्ञात करने हैं, फिर हम प्रत्येक ब्रांच से गुजरने वाली धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम यही परिपाटी कि धारा की दिशा में अगर हम बढ़ रहे हैं लूप सेलेक्ट करने के पश्चात, तो वहां पर विभवांतर को लेना है आपको नेगेटिव साइन का, क्योंकि विभव में क्या हो रही है, वहां पर कमी। अगर परिपथ में चलते समय सेल का नेगेटिव पहले आ रहा है और पॉजिटिव बाद में आ रहा है, तो वहां पर विद्युत वाहक बल को लेना है पॉजिटिव। अगर हम इसका विपरीत लें कि धारा की दिशा में विभवांतर पॉजिटिव ले और विद्युत वाहक बल नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पर नेगेटिव ले, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक लाइन के पश्चात वो लाइन बदल जाती है। हल करके देखेंगे कि किस प्रकार से होगा। बाकी आप वही परिपाटी याद रखिए, धारा की दिशा में विभवांतर नेगेटिव और सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ने पर विद्युत वाहक बल पॉजिटिव। फिर देख लेते हैं हम इसके आगे का भाग। तो हम यहां पर एक परिपथ को सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट लूप हम यहां पर ले रहे हैं, समीकरण बनाएंगे और उनको आपस में हल करेंगे 10th लेवल के हिसाब से। फिर हमारे पास तीनों धाराओं के मान आ जाते हैं। तो लूप ले लिया मैंने A B D A। अब तक तो आपके समझ में आ गया होगा कि लूप किस प्रकार से लेने, अपनी इच्छा से आप लूप ले सकते हैं। देखिए A से B जा रहे हैं और धारा भी A से B ही है, और विभवांतर होता है धारा गुणा प्रतिरोध। तो हमारे पास ये मान किस में आ जाएगा, माइनस में। प्रतिरोध हमारे पास में है 10 और धारा हमारे पास में है I1। B से D जा रहे हैं और धारा भी B से D ही है, वापस माइनस लगा दीजिए। प्रतिरोध 5 है और धारा हमने यहां पर मान रखी है IG। D से A बढ़ रहे हैं, लेकिन धारा A से D है, विपरीत आ गया इसलिए प्लस का आएगा। रेजिस्टेंस 5 है और धारा जो है वो I माइनस I1 है, और इज इक्वल टू कितना, 0। ये हमारे पास में आ गया इस नियम के अनुसार। अब आप यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर मैं धारा की दिशा में चलते हुए विभवांतर को पॉजिटिव लेता हूं और विपरीत दिशा में चलते हुए विभवांतर को नेगेटिव लेता हूं, अगर मैं इसको पूरे समीकरण को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये प्लस का और ये किसका हो गया, माइनस का। और यहां पर भी अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं, उसको पॉजिटिव ले, इसको पॉजिटिव ले, तो ये विपरीत साइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सही तरीका कौन सा है, धारा की दिशा में विभव के मान में क्या होती है, कमी होती है। तो आप तो इसी को फॉलो कर लीजिए। बाकी सेम डायरेक्शन में चलते समय पॉजिटिव लेते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से -10I1, यहां पर -5IG, यहां पर +I -5I1 बराबर में है आपके 0। यहां से 1 वाले जो पद हैं वो 2 बार हैं, तो -15I1 -5IG,
और प्लस में 5i बराबर में है 0। देखिए इसके माइनस को उठाने के लिए स्टार्टिंग वाले को मैं पूरे समीकरण को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो वही आ गया हमारे पास, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15i1 प्लस 5iz और माइनस 5i इज इक्वल टू 0। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास में इसका समीकरण नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहां पर कोई दूसरा लूप सेलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से हल करेंगे कि आगे आता क्या है। अब सेकंड लूप हम यहां पर ले रहे हैं, जिसको मैं यहां पर कंप्लीट कर लेता हूं। सेकंड लूप हमने लिया है लूप बी सी डी और बी से। देखिए बी से सी जा रहे हैं, बी से सी है और धारा भी उसी डायरेक्शन में है तो नेगेटिव आएगा। प्रतिरोध यहां पर 5 है और धारा हमारे पास में है I1 माइनस IG। फिर देखिए C से D, C से D, लेकिन धारा विपरीत है इसलिए प्लस का साइन लगाना है। हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, यहां पर 10 है और धारा हमारे पास आपको दिख रही होगी I माइनस I1 प्लस IG। आगे D से B, D से B सर्किट का पूरा फोकस रखना, धारा विपरीत है प्लस का साइन आएगा, प्लस 5IG इज इक्वल टू 0। यहां पर वही तरीका खोल लीजिए तो हमारे पास माइनस 5I1 प्लस 5IG, ब्रैकेट के बाहर वाले माइनस का ध्यान रखना स्पेशल, 10I माइनस 10I1 प्लस 10IG प्लस 5IG इज इक्वल टू 0। यहां पर कंप्लीट कीजिए। हमारे पास में देखो I1 माइनस 5 माइनस 10, तो ये हो गया माइनस का 15I1। फिर नेक्स्ट हमारे पास IG के पद देखिए 5IG और 10IG कंप्लीट हो गया 20IG। फिर नेक्स्ट I वाले पद देखिए प्लस का 10 है, प्लस का 10I इज इक्वल टू 0। पूरी समीकरण जो है वो 5 से डिवाइड हो रही है तो यहां पर माइनस का 3I1 प्लस 4IG प्लस का 2I इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे पास आ जाता है समीकरण नंबर 2। चाहे तो आप समीकरण नंबर 1 को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तब हमारे पास यहां पर आ जाएगा 3I1 प्लस IG माइनस I इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको दे सकते हैं। अब हमारे पास दो लूप कंप्लीट हो जाते हैं और दोनों लूपों से दो समीकरण हमें मिल जाती हैं। अब आप ये वाला लूप लीजिए जिसमें आपके पास सेल का विद्युत वाहक बल भी काम में आए। तो हमारे पास लूप देखिए A B C E F A, ये वाला ले सकते हैं, या A D C E F A, ये वाला भी ले सकते हैं। तो हम यहां पर लूप ले लेते हैं थर्ड। 3 राशियां ज्ञात करेंगे IG, I1 और I, इसलिए समीकरण भी आपके 3 बनेंगे। फिर उनको आपस में हल करना पड़ेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ है। तो लूप मैं ले लेता हूं लूप A B C E F A से, यानी मैंने ऊपर वाली ब्रांचों को कंप्लीट लेते हुए आगे बढ़ा है। यहां पर इस लूप की अगर हम बात करते हैं तो देखो आप A से B जा रहे हैं तो A से B नेगेटिव साइन आएगा, रेजिस्टेंस 10 है, धारा कितनी है I1। B से C भी नेगेटिव ही है क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, रेजिस्टेंस है 5। यहां पर हमारे पास में धारा I1 माइनस IG। बिल्कुल आराम से एक एक सिंबल का आपको ध्यान रखना है। अगर एक साइन भी आपकी विपरीत हो गया तो पूरा सिस्टम आपका गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए C से इस तरफ चल रहे हैं अपन, और इस तरफ चलने पर पहले आया नेगेटिव फिर आया पॉजिटिव, इसका मतलब इसका विद्युत वाहक बल जो है वो पॉजिटिव में आएगा। और इस रेजिस्टेंस में धारा जा रही है, धारा की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं तो नेगेटिव आएगा माइनस का 10, और धारा कितनी है I, तो यहां पर धारा I।
और टोटल मान कितना 0। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो माइनस का 10i1 माइनस 5i1 माइनस है, अंदर वाले को प्लस बनाएगा तो प्लस 5iz, यहां पर माइनस का 10i और इस 10 का उधर कर दिया पक्षांतरण, उस साइड में जाके हो गया ये माइनस का। इकट्ठा कर लीजिए i1 तो माइनस 15i1 प्लस 5iz और माइनस का 10i इज इक्वल टू माइनस का 10। ये समीकरण जो है ये भी आपकी 5 से डिवाइड हो रही है, तो देखिए माइनस का 3i1 प्लस यहां पर हो गया iz, यहां पर माइनस का 2i और इज इक्वल टू माइनस का 2, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास तीनों समीकरण हमें मिल चुकी हैं यहां तक। फर्स्ट समीकरण हमारे पास में है ये वाली, सेकंड समीकरण और थर्ड समीकरण। इन तीनों समीकरणों को किसी भी प्रकार से हल करना है। i1 ig और i का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप यहां पर हल करके देख लीजिए कौन से समीकरण से हमें मान मिल रहा है। तो आप यहां पर समीकरण 2 और 3 को देखिए, समीकरण 2 और 3 को देखिए, इसमें -3i1 है, इसमें भी -3i1 है। क्लियर? यहां पर आपके पास 2i है, यहां पर -2i है। घटाएंगे तो ये वाला पद जो है वो गायब होगा और जोड़ेंगे तो 2i आपके गायब हो जाता है। तो मैं यहां पर समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ देता हूं, को जोड़ने पर, यहां लिखा हुआ है समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ने पर। तो समीकरण 2 देखिए आपके पास माइनस का 3i1, आप नॉर्मल लेफ्ट वाले मान को लेफ्ट में जोड़ दीजिए, राइट वाले को राइट में जोड़ दीजिए, या समीकरण बना के भी हल कर सकते हैं। प्लस का 4iz प्लस का है 2i इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए जोड़ रहे हैं, इसका मतलब साइन बदलने की आवश्यकता नहीं है, हमें घटाते हैं तब इसके साइन बदलते हैं, यह हम जानते हैं। प्लस में है iz और यहां पर है माइनस का 2i और इज इक्वल टू माइनस का 2। यहां पर देखिए ये 2i कैंसिल हो जाएगा, यहां पर हो गया माइनस का 6i1, ये हो गया हमारे पास 5iz 4 और 1 और इधर हो गया माइनस का 2। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, यानी समीकरण 4 जो है वो 1 और iz में आ गया है हमारे पास में। और अब हमारे पास किसी भी तरीके से और 2 समीकरणों को हम हल करते हैं तो वहां पर भी हमारे पास में जो मान है वो 1 और iz में अगर आ जाता है तो हमारे पास उन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। तो आप 3 से भी देखिए थोड़ा, 3 में हमारे पास 2i है, इसमें भी अगर मैं i को गायब कर देता हूं तो मेरे पास 1 और iz में समीकरण आ जाएगा, 1 और iz में समीकरण बन जाएगी और वहां पर भी 1 और iz में है। तो समीकरण 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके समीकरण 3 के साथ हल करता हूं। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 3 के साथ हल करने पर समीकरण 1 देखिए 3i1 तो ये 6 हो जाएगा, 6i1, फिर प्लस का iz तो प्लस 2iz, आगे देखिए माइनस i तो ये हो गया माइनस का 2i इज इक्वल टू 0। समीकरण 3 आपके पास में है माइनस का 3i1 प्लस iz, यहां पर माइनस का 2i इज इक्वल टू माइनस का 2। यहां पर देखिए ये दोनों सेम है, मतलब इस समीकरण को घटाना पड़ेगा, चिन्ह बदलने पड़ेंगे, यहां प्लस है माइनस है, ये प्लस बनेगा। विपरीत साइन के हो तो ऊपर वाला सिंबल नीचे लगा दीजिए और सेम है तो विपरीत कर दीजिए, और सिंबल जो है वो नीचे वाले काम आएंगे आपके साइन जो है।
तो प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसका प्लस था, माइनस है, प्लस बन जाएगा। तो ये 2i तो हो गया माइनस का, और ये 2i किसका है, प्लस का। देखिए 6 और ये 3 9 हो गया i1। 2 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो 1 बच जाएगा हमारे पास ig। इस साइड में क्या बचा, प्लस का 2। इक्वेशन नंबर दे दिया 5। समीकरण 4 और समीकरण 5 i1 और ig में प्राप्त हो चुकी हैं। अब इन दोनों को हमें हल करना है और उससे 1 और ig का मान मिल जाएगा। i1 और ig का मान फिर हम समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी में भी रख देंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, i का। और फिर इन तीनों के मान प्रत्येक ब्रांच में रखेंगे तो हमें प्रत्येक ब्रांच से प्रवाहित होने वाली धारा का मान मिल जाता है। जब इतना बड़ा क्वेश्चन है तो 1 नंबर का तो आएगा नहीं, 3 नंबर का ये क्वेश्चन कम से कम आपके बनता है, इसलिए थोड़ा लेंथी जरूर होगा। देखते हैं समीकरण 4 और 5 को हल करते हैं। तो समीकरण 4 और 5 में आप किसी एक डिजिट को समाप्त कीजिए, तो मैं यहां पर 5 को समाप्त कर लेता हूं। तो हमारे पास समीकरण 4 और 5 से, 4 व 5 से, 4 हमारे पास में है -6i1 प्लस 5ig बराबर माइनस का 2, ये इक्वेशन 4 है। और 5 हमारे पास में है 1 प्लस ig, यहां पर है ig, और यहां पर हमारे पास में है कितना, 2, ये इक्वेशन 5 है। यहां पर इस पूरी समीकरण को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखते हैं यहां पर, देखिए ऊपर वाले में तो कोई चेंज नहीं किया हमने, 6i1 प्लस 5ig। एक एक का आप ढंग से ध्यान रखना, एक भी सिंबल या प्लस माइनस चेंज हुआ पूरा इक्वेशन ही गड़बड़ हो जाएगा। 45i1 प्लस 5ig बराबर 10, घटाना पड़ेगा, माइनस प्लस, ये माइनस, प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये अब हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का। तो ये देखो -6 और -45, तो -51। यहां पर हल कर देता हूं मैं ऊपर की साइड में, यहां पर इसको मैं यहां पर कंप्लीट कर रहा हूं। यहां पर ध्यान दीजिए आप, यहां पर हमारे पास में आ जाता है माइनस का 51i1, और यहां पर बराबर में देखिए माइनस माइनस है तो माइनस का 12, माइनस का 12 आ जाता है। तो i1 बराबर माइनस का 12 अपॉन -51, 3 से डिवाइड हो रहा है ये, तो 4/17 एम्पियर। तो i1 का जो मान है वो 4/17 है। i1 ये ए बी ब्रांच का मान तो मिल गया हमें। अब i1 का मान आप या तो 5 में रख दीजिए या 4 में रख दीजिए, उससे हमें मान मिलेगा ig का। कंप्लीट कर लीजिए आप इसको यहां तक, तो फिर देखते हैं इसके आगे का भाग। अगर समझ में आ रहा हो तो अन्य दोस्तों को आप जरूर सेंड कीजिए। लेंथी जरूर है, बड़ा जरूर है, लेकिन है बिल्कुल सरल। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक। तो अब हम इसके आगे i1 का मान जो है उसे समीकरण नंबर 4 में या 5 में रख लेते हैं। 4 हमारे पास यहां पर है। अब समीकरण 4 से यहां पर है हमारे पास में -6 इंटू i1 का मान हमारे पास मिल गया है 4/17, प्लस में है 5ig और बराबर में है माइनस का 2। यहां से हमारे पास में हो गया 5ig बराबर माइनस का 2, प्लस ये पद जाएगा उधर, तो हमारे पास 24/17। हमारे पास 5ig बराबर 17, इसका एलसीएम आ जाता है, तो -34 प्लस में 24। 5ig इज इक्वल टू माइनस का 10/17। हमें चाहिए सिर्फ ig का मान, तो माइनस का 10, 17 1/5। 5 10 को डिवाइड कर देगा तो ig बराबर हमारे पास 2/17 एम्पियर आ जाता है। तो हमारे को i1 का मान मिल गया 4/17 एम्पियर
IG का मान मिल गया हमें -2/17 एम्पियर। अब हम इसके आगे हल करेंगे। IG I1 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो अब आगे हल करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखिए 3I1, यहां पर आपको ध्यान रखना है 3I1, I1 हमारे पास 4/17 है। नेक्स्ट हमारे पास में है IG, और IG हमारे पास में है -2/17 माइनस I है और बराबर में 0 है। यहां से देखिए 12/17, 2/17, और इस I को मैं उस साइड भेज देता हूं I। यहां से एलसीएम सेम है तो हमारे पास बच गया 10/17 एम्पियर। तीनों धाराओं के मान हमें मिल चुके हैं। अब हम प्रत्येक ब्रांच में से बहने वाली धारा का मान ज्ञात करेंगे। कितना मान इनका आएगा, तो अब हम नोट करते जाते हैं इससे आगे। प्रत्येक ब्रांच यानी शाखा में से प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा। फर्स्ट हम ले लेते हैं ए बी शाखा। ए बी शाखा में तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, ए बी शाखा में जो धारा है वो I1 है। कितनी धारा है? I1, और I1 का मान तो डायरेक्ट हमें मिला हुआ है, तो I1 बराबर हो गया 4/17 एम्पियर। मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा। क्लियर है? सेकंड ब्रांच बी डी शाखा में, और BD शाखा में डायरेक्ट ही है कितना? IG, और IG का मान मिला प्यारे दोस्तों कितना? -2/17 एम्पियर। सेकंड ब्रांच कंप्लीट। थर्ड ब्रांच यहीं से करते हैं। BC ब्रांच, BC शाखा में बराबर I1 - IG है, बराबर हल करना पड़ेगा। I1 कितना है? I1 है 4/17। IG घटाना है लेकिन ये माइनस में है तो +2/17 बराबर 6 बराबर में आ गया 6/17 एम्पियर। ये तीसरी शाखा कंप्लीट। यहां शेष और शाखा बची हैं, उनका मान देखते हैं। AD ब्रांच, A से D जा रहे हैं तो नंबर 4 हमारे पास AD शाखा में धारा कितना है दोस्तों? I-I1 है। I-I1 I है हमारे पास 10/17। I1 कितना मिला था? 4/17, 6/17 एम्पियर। नेक्स्ट ब्रांच DC शाखा में जिधर धारा चल रही है उधर ही आप नाम लिख लीजिए। DC शाखा में ये थोड़ा 3 शब्दों का बन रहा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I-I1 है, I-I1 है, और प्लस में कितना है? IG। I-I1 प्लस IG है तो I-I1 तो अभी हमने ज्ञात किया 6/17। देखिए 6/17, और IG का मान हम जानते हैं 2/17 बराबर हो गया 4/17 एम्पियर। ये हो गया हमारे पास DC शाखा में बहने वाली धारा। नंबर 5 हमारी कंप्लीट हो गई है। नंबर 6 अब ये बचती है CEFA, और इसमें धारा कितनी है? I। तो CEFA शाखा में, और इसमें तो धारा डायरेक्ट ही है I, और उसका मान हमारे पास में कितना है? 10/17 एम्पियर। ये सभी शाखाओं में आपकी धारा प्राप्त हो चुकी है। आपको सिस्टम से नोटबुक में नोट करना है, ऐसे नहीं कि जिधर आपको कोना मिले उस साइड में आप कंप्लीट कीजिए।
ऐसा नहीं करना है यहाँ पर। तो मैं तो आपके पास इस प्रकार से कर रहा हूं कि जिधर मेरे को सुविधा मिल रही है उस साइड में मैं आपको समझा रहा हूं। आपको नोटबुक में क्रम से नीचे की ओर ही कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो आपकी एनसीईआरटी की बुक जो फिजिक्स की है, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो आपकी एक्सरसाइज दे रखी है उसमें आपकी क्वेश्चन नंबर 9 है। हमने इस क्वेश्चन को इसलिए उठाया कि हम फिलहाल किरचॉफ के नियम पर आधारित सर्किटों को कंप्लीट कर रहे हैं, उनसे बहने वाली धाराएं कौन कौन सी होंगी उनके मान ज्ञात कर रहे हैं। तो नोट कर लीजिए आप इसको क्वेश्चन नंबर 9 को। और अगर आपका कंप्लीट हो चुका है प्यारे दोस्तों तो अन्य दोस्तों को आप जरूर सेंड कीजिए ताकि उनके भी क्वेश्चन कंप्लीट हो सके, न्यूमेरिकल की इस कड़ी में वो भी जुड़ सके। और अभी फिलहाल हम इस चैनल के ऊपर न्यूमेरिकल कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। कुछ चैप्टरों के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं और एक्स्ट्रा भी हम लेंगे। तो फिलहाल आप इनको अन्य दोस्तों को जरूर सेंड कीजिए ताकि उनके भी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो सके। इसके नेक्स्ट भाग में इसी प्रकार का कोई और अन्य क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है उनको एक साथ कंप्लीट भी करेंगे और वो आपको मिल सके। इसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, ताकि उन आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नोट कर लिया आप इसको यहां तक। नेक्स्ट भाग में देखेंगे हम इसका कोई अन्य भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।